कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी ऐसे क्लास। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद स्टूडेंट ऐसे क्लास में हम लोग ऐसे देख रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है निबंध 300 मार्क्स का जो बीपीएससी में इंक्लूड किया गया है। साथ ही यह यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां भी 250 मार्क्स का ऐसे है, और साथ ही यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहां पर 3 ऐसे लिखने को आता है। यूपीएससी में 2 आता है और बीपीएससी में भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि 2 ऐसे लिखने को रहेगा। तो यह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 25 दिसंबर ऑनलाइन, साथ ही ऑफलाइन। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन पटना बोरिंग रोड ब्रांच से आप लोग जुड़ जाएंगे, और ऑनलाइन तो बिल्कुल आप जुड़ ही जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो 7678599093 पर आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी होगी इस संदर्भ में आप डिले नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है और डेली 3-4 क्लासेस वीडियोज पर डाला भी जा रहा है। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हम लोग हमने लिया है, टॉपिक हमारा है रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है। यह 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी के निबंध में एक प्रश्न आया हुआ था कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट गाइड आवर मॉडर्न लाइफ, ठीक है। कुछ ऐसा ही टॉपिक था, एग्जैक्टली वर्डिंग भले कुछ अंतर हो। तो कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट गाइड आवर मॉडर्न लाइफ, यह 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एस्से को देख आप लें तो बहुत सारे एस्से को लिखने की कंडीशन में आप आ जाते हैं। जैसे सोशल इशूज की एक की कैटेगरी में आता है ये एस्से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मैं आप लोगों को यह एस्से लिखने का तरीका सिखाऊंगा। मैं आपको एस्से याद कराना नहीं या फिर लिखाने वाली चीजें नहीं करूंगा। तो एक जो जापानी कहावत है, मछली किसी को मछली मत दो, मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो। तो वही चीजें मैं करूंगा कि कोई भी एस्से आवे, अगर आपकी स्किल डेवलप हो गई कि एस्से को कैसे लिखा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, और वो भी एकदम एक्सटेम्पोर्ट के रूप में, स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसी चीज आ गई ऑन द स्पॉट पे, नई चीज इनोवेटिव एक टॉपिक आ गया, फिर कैसे हम लिखेंगे और बहुत ही अच्छा कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे। न कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट्स का, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो सकता है आए नहीं आए, लेकिन यह बातें पक्की है कि हर एक कैटेगरी में जैसे सोशल इशूज है, फिलोसॉफिकल इशूज है, लिटरेचर से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। तो ऐसे इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक है, साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड टॉपिक्स है, अलग अलग कैटेगरी के एस्से को अगर हम लोग देख लें तो निश्चित रूप से आप उस कैटेगरी के अन्य बहुत सारे एस्से को ऑटोमेटिकली लिखने का तरीका आप जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक हमारा है रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक आपका व्यू जानना चाहता है कि क्या ऐसा है आधुनिक जीवन को निर्देशित करने वाला रूढ़िगत नैतिकता हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपका व्यू है, ये व्यू रिलेटेड एक टॉपिक है, एक अभिमत से संबंधित आपका मत क्या है। डू यू थिंक या व्हाट डू यू थिंक दैट कस्टमर मोरालिटी कैन गाइड आवर मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो आपका व्यू है, इसमें जानना चाहता है। तो व्यू वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने बताया, अच्छा इस पर ऑलरेडी 3-4 घंटे क्लास हो चुका है ऑफलाइन में पटना सेंटर पर।
तो अभी मैं स्पेशली YouTube के लिए, जो कि ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इसको समराइज करें। और 4 घंटे की क्लास को मैं कोशिश करूंगा कि 40-45 मिनट में मैं समराइज कर दूं। थोड़ा सा हालांकि टफ काम होगा, लेकिन फिर भी कोशिश होगी। बहुत सारी चीजें छूटेगी, लेकिन कोशिश करता हूं मैं मैक्सिमम चीजें आ जाए इसमें। ऐप पर जो डाला हुआ है फुल प्लेट 3-4 घंटे का क्लास होगा वहां पर, ठीक है। ये स्पेशली YouTube के लिए मैं बना रहा हूं, तो कोशिश मैं कर रहा हूं कि तेजी से सारी चीजें आपकी आ जाए, तो इसलिए ऑलरेडी पहले से सारी चीजें लिखा हुआ है। तो ऐसे टॉपिक में आप एग्री डिसएग्री, आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, साथ ही आप दोनों दिखाइए। आप एग्री भी हैं और डिसएग्री भी हैं। कुछ लोग इस पर एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री, दूसरे को संदर्भित करते हुए कि एक विचारधारा इससे सहमत है, एक दूसरी विचारधारा है जो इससे असहमत है, और लास्ट में अपनी चीजों को आप डालिए। बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां भी आप वही करेंगे। इस बात से आप एक हद तक, एक डिग्री तक एग्री होंगे, एक दूसरे एक लेवल पर आप डिसएग्री होंगे, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में कंक्लूजन होगा एक बैलेंस अप्रोच के साथ कि नहीं, इससे इस मुद्दों पर एग्री हुआ जा सकता है और इन मुद्दों पर डिसएग्री हुआ जा सकता है, ठीक है। ये तो एग्री डिसएग्री वाली चीजें हो गई। अब है जैसे हमने बताया था कि कोई भी एस्से जो है या फिर लाइफ की जो कोई भी चीजें होती है और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, यानी हाँ और ना में नहीं होती है, केवल एग्री और केवल डिसएग्री नहीं होता है। उस एग्री और डिसएग्री के बीच भी बहुत सारी सच्चाई होती है, और वही सच्चाई है। लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। इट्स शुड बी कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। उसमें विविधता होती है। इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सात रंग, ठीक है, होता है, 7 रंगों का समूह होता है। तो वो लाइफ इज जस्ट लाइक ए रेनबो, बिल्कुल ही उस विविधता को आपको दिखाना है। लेमैन एक एग्री और डिसएग्री कर सकता है कि मैं केवल एग्री हूं, मैं केवल डिसएग्री हूं, ये चीज केवल अच्छी है, ये चीज केवल बुरी है, इसका उत्तर हाँ होगा, इसका उत्तर ना होगा। बट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऐसा नहीं करता, कोई भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्री डिसएग्री वाले पॉइंट को समझ लिया कि जिस क्वेश्चन में इसकी मांग रहे, यह पहलू क्लियर। दूसरी बात है कि सर्टेनली आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच को अपनाना है। उस एग्री डिसएग्री में भी आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि वह क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, एक प्रगतिशील एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मैं शब्दों पर आता हूं। शब्द काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है रूढ़िगत नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता, आधुनिक जीवन, ठीक है। आधुनिक जीवन एक दूसरा मार्गदर्शक हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। डन। तो यही 4 चीजें हैं। तो सबसे पहले की रूढ़िगत नैतिकता का मोटा मोटी क्या मतलब है, ठीक है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं लिखना है, मोटा मोटी रूढ़िगत नैतिकता का क्या मतलब है। दूसरा, आधुनिक जीवन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और तीसरा, वह मार्गदर्शक है या नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है किस लेवल पर, और नहीं हो सकता है तो किस लेवल पर, ठीक। तो चीजें क्लियर दिख रही है। 2018 का आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आ गए। तो आपको करना इसमें क्या है कि कस्टमरी मोरालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा आपको समझिए कि कस्टमरी मोरालिटी में कस्टम क्या होता है, ठीक है। मोरालिटी, कस्टमरी मोरालिटी जो है, रूढ़िगत नैतिकता है, वह क्या है, और आधुनिक जीवन क्या है, मोटा मोटी समझिए, ठीक। तो इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है हिंदी और इंग्लिश में। तो देखिए कस्टम जो होता है, कस्टम जो होता है उसमें एक नेगेटिव सेंस समान रूप से नहीं होता है। कस्टम इज कस्टम, वह हमारी प्रथा है, परंपरा है। लेकिन जो हिंदी वाला है रूढ़िगत, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आता है। तो इसलिए आप इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रमाणिक आप मानेंगे। कस्टम मतलब उसको रूढ़ी नेगेटिव संदर्भ में सोचे, यह जरूरी नहीं है।
प्रथा प्रथा है, और प्रथा जो है हमारे मूल्यों से कहीं न कहीं वह विकसित होता है। हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो क्या है, हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू ही आगे बढ़ करके कस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। कस्टम डन, ठीक है। तो वैल्यू के पीछे भी क्या होता है कि समाज का वैल्यू क्या है, एक मार्गदर्शक, समान रूप से आप मान के चलिए, वैल्यू एक समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक लोगों के अनुभव का एक सार होता है, ठीक है। वैल्यू वह मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर क्या हो जाता है, समाज में कुछ कस्टम प्रथा, कुछ क्या होता है, कस्टम प्रथा परंपरा डेवलप हो जाता है। उस मूल्य को पूरा करने के लिए, उस वैल्यू को पूरा करने के लिए कस्टम डेवलप किया जाता है या हो जाता है, ताकि उस वैल्यू का, उस मूल्य का पालन होता रहे। जैसे मान लीजिए बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारे भारतीय समाज में एक मूल्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, और उस मूल्य को पूरा करने के लिए एक कस्टम बना दिया गया कि लोग जब भी कहीं बाहर जाएंगे या बाहर से घर आएंगे लंबे समय के बाद, तो अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। तो एक प्रथा के, परंपरा का रूप ले लिया, एक प्रथा का रूप ले लिया। कोई भी पर्व तीज त्योहार हो तो उसमें अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना है, तो ठीक है। उस जो वैल्यू था कि अपने से बड़ों का सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो उसको हमने कस्टम के रूप में, एक प्रथा के रूप में, परंपरा के रूप में उसे एग्जीक्यूट करती है। समाज क्या करती है, उसके माध्यम से एग्जीक्यूट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वैल्यू एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जबकि कस्टम उसको क्या है, इंप्लीमेंट करने वाला। कस्टम क्या है, इसको इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने वाला एक तरीका है ना। जैसे अगर एक है कि पति परमेश्वर होता है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रथाएं डेवलप हो गई। पुरुषों को महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, एक मूल्य हो सकता है। उस मूल्य को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी प्रथा डेवलप हो गई, किया गया। जैसे मान लीजिए रक्षा बंधन के रूप में या अन्य चीजों के रूप में। तो वैल्यू और कस्टम स्पष्ट है। तो क्या जो हमारा जो पूर्व का जो वैल्यू है और उससे विकसित कस्टम है, ठीक है, वह जो मोरालिटी है, क्या वह हमारे आधुनिक जीवन, आधुनिक लाइफ को मार्गदर्शित कर सकती है या नहीं। तो मोटा मोटी वैल्यू और कस्टम का समझ गए। दूसरी तरफ कस्टम है, सॉरी मॉडर्न लाइफ है। तो मॉडर्न लाइफ में मोटा मोटी चीजें, मॉडर्न लाइफ जो है हमारा क्या है, मॉडर्न लाइफ की कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मॉडर्न लाइफ की कही जा सकती है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इस मॉडर्न लाइफ की झलक जो है वह ग्रामीण समाज में उतना नहीं दिखेगा जितना अर्बन समाज, सोसाइटी में दिखेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। डिफिनेशन पर मैं बार बार कर रहा हूं, नहीं जाना है, बस केवल इसको समझिए और इसको लिखना है। आपको इसी ढंग से लिखना है, समझाना है, ताकि लगे कि व्यवहारिक एक रटंत तोता की तरह नहीं। तो अर्बन लाइफ हमारी मॉडर्न लाइफ को डिपिक्ट करता है। अर्बन लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगे कि इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवादिता, ठीक। हमारी मॉडर्न लाइफ की सबसे मूल में है या इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता।
लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं, लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक, सारी चीजों के मूल में व्यक्ति है, न कि समूह। व्यक्ति और समाज के बीच की जो एक द्वंद्व रही है कि व्यक्ति बड़ा या समूह बड़ा, तो आधुनिक लाइफ में, डेमोक्रेसी में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो सबसे छोटा यूनिट है वह व्यक्ति है, और व्यक्ति आधारित अधिकार की बातें, व्यक्ति आधारित कर्तव्य की बातें, व्यक्ति आधारित सारी चीजें डेवलप होती हैं, मानवाधिकार की चीजें हैं, सब व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। अच्छा बुरा सारी चीजें केंद्र में एक व्यक्ति को बनाया गया, यानी यूनिट है। सबसे पहले क्या होता था हमारे प्राचीन समाज में, हमारे पहले के समाज में मूल में कहीं न कहीं फैमिली होता था, फैमिली को आधार बनाया जाता था। एक सबसे छोटा यूनिट के रूप में फैमिली, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, परिवार महत्वपूर्ण था, समूह महत्वपूर्ण था, समाज महत्वपूर्ण था। लेकिन आधुनिक समाज में अच्छा उसी पर आप देखेंगे कि उस मूल्य पर कई सारी प्रथाएं विकसित हुई है, जिसके मूल में परिवार है, समाज है। परिवार को आधार बना करके, जाति को आधार करके बना करके जजमानी सिस्टम, जजमानी प्रथा डेवलप हुआ। ठीक है, उसी समूह को आधार बना करके जाति व्यवस्था भी विकसित हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें विकसित हुई है जिसके मूल में परिवार, समूह, समाज रहा है, न कि व्यक्ति रहा है। लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में क्या है, आप व्यक्ति को आधार बना करके रिजर्वेशन आप दे रहे हैं। चलिए उस पर हम लोग आएंगे। तो मॉडर्न लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता। शहर में आप देख रहे हैं उनकी व्यक्तिवादिता काफी ज्यादा है। अर्बन समाज में एक ही घर में, एक ही अपार्टमेंट में ऊपर नीचे फ्लोर में, फ्लैट में लोग रहते हैं और एक दूसरे से एक अनभिज्ञता है, एक दूसरे से वो जो मिलजुल होना चाहिए उसका अभाव है। तो व्यक्तिवादिता हमारी मॉडर्न लाइफ की एक पहचान, एक महत्वपूर्ण पहचान हो गई है। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता और इंडिविजुअलिज्म भी जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता का केवल व्यक्ति का स्वतंत्र होना भी है, और एक समाज का, एक देश का भी स्वतंत्र होना है। 1950s 60s के दशक में बहुत सारे देश औपनिवेशिक गुलामी से, मेंटलिटी से, गुलामी से आजाद हुआ है। अनेक देश आजाद हुआ है। स्वतंत्रता चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की चीजें हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आधुनिक लाइफ की एक महत्वपूर्ण एक अंग बन चुका है, डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो मॉडर्न लाइफ को भी हम एक इस संदर्भ में देखते हैं। तो इस एक मूल्य के रूप में स्थापित हो चुका है मॉडर्न लाइफ का, और इस पर कई सारी चीजें विकसित हुई है। इसी इंडिविजुअलिज्म को ध्यान में रख करके, इसी फ्रीडम को ध्यान में रख करके, इसी इक्वलिटी को ध्यान में रख करके, अब जाति व्यवस्था को हम नकारते हैं किस आधार पर? इक्वलिटी, समानता के आधार पर, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ इक्वलिटी है, वहां पर जस्टिस का अभाव दिखता है। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म वाली चीजें क्लियर हो गई, फ्रीडम है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी जैसी चीजें हैं। ये महत्वपूर्ण मॉडर्न लाइफ की चीजें दिखती है। दूसरी बात है कि आप कहीं न कहीं आप वेस्टर्न विचारधारा, मॉडर्न लाइफ का मोटा मोटी एक अर्थ वेस्टर्न विचारधारा से प्रेरित होना है, एक फैशन की प्रवाह में बढ़ना है। ठीक है, किसी प्रकार की प्रथा और ऐसी चीजों से आप गाइड नहीं होना चाहते, वो भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। जो एक एलिट क्लास है, जो मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हैं, वह अपनी समाज की प्रथा परंपरा से निर्देशित नहीं होना चाहते हैं, उस बंधन में नहीं जीना चाहते हैं, वो उससे भी मुक्ति चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनकी एक प्राइवेसी, उनका एक जो पर्सनल लाइफ है, उसमें वह बाधा पहुंचा रहा है।
संदर्भ में देखेंगे कि मॉडर्न लाइफ के संदर्भ में आपका आर्टिकल 19, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें तो आर्टिकल 19 और 21 काफी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में पूरी की पूरी आप मॉडर्न लाइफ को आप देख सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। किस प्रकार से खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शुद्ध हवा का अधिकार है, मतलब प्राइवेसी का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, अपने शरीर के प्रति आपका एक अधिकार बनता है जिससे अपने शरीर को हम किस रूप में यूज करें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 19 में आप देख ही रहे सारी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता समानता जैसी चीजें आपको इन चीजों में दिखेगी। ठीक है, तो इससे आप आधुनिक लाइफ को जोड़ करके देख सकते हैं। तो मोटा मोटी अब आपका क्लियर हो रहा होगा कि मॉडर्न लाइफ का समान अर्थ क्या है और परंपरागत रूढ़िगतता कस्टमरी मोरलिटी नैतिकता, ठीक है, का सामान्य अर्थ क्या है। ठीक, तो अब ये देखना है कि जो कस्टमरी मोरलिटी है, जो रूढ़िगत नैतिकता है, क्या आधुनिक जीवन शैली से कहां तक मैच करता है, कहां तक वो सिंक्रोनाइज करता है और क्या वह गाइड करता है या नहीं है। तो दोनों को, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या करते हैं, चार चीजें इधर होती है, चार चीजें इधर होती है और मैच कराना होता है। हम लोग ऐसे आरे तिरछे करके मैच कराते हैं, ऐसे 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 करके मैच कराते हैं। सेम चीजें आप यहाँ पर समझिए कि कस्टमरी मोरालिटी की कुछ चीजों को आप एक साइड रखिए, मॉडर्न लाइफ की चीजों को एक साइड रखिए और तब आप देखिए कि कहां तक चीजें, एक कस्टमरी मोरालिटी जो हमारी है, रूढ़िगत नैतिकता जो है, या रूढ़िगत नहीं शब्द का नाम प्रथागत नैतिकता है, वह कहां तक हमारी मॉडर्न लाइफ को गाइड करती है या नहीं करती है। निश्चित रूप से एक हद तक करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारी जो प्रथागत नैतिकता है वह हमारे मॉडर्न लाइफ को नहीं करती है, उल्टा विरोधाभासी है। ठीक है, तो उस पॉइंट को आपको दिखाना है। अब कस्टमरी मोरालिटी में आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, मूलभूत सिद्धांत जो समाज के जो मूल्य हैं उस पर आधारित कई सारी प्रथाएं हैं। वह क्या है, आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितना भी मॉडर्न हो जाए, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें औरों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे वह दूसरे आदमी के प्रति हो, पशु के प्रति हो, पक्षियों के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो। ठीक है, तो उसके प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए, अपने से कमजोर की हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी मूल्य प्राचीन समय में रहा है जो कि अभी भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण मूल्य रहा है उसके आधार पर हमारी बहुत सारी प्रथाएं डेवलप हुई है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए समय कोई भी हो, जो मूलभूत चीज है, इसे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, यानी कल्याणकारी है, वेलफेयर वाला है, और जो वेलफेयर वाली चीजें हैं जिसमें लोगों का हित है, वही चीजें, वही क्या है, सुंदर है। तो इसको जैसे हम लोग बोलते हैं हैंडसम डैट, हैंडसम डैट वाली चीजें, हैंडसम वह है जो हैंडसम करता है। हैंडसम का मतलब बाह्य सुंदरता से नहीं है, अच्छा करने वाला ही अच्छा है, सुंदर है, स्मार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी
इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारी जो कस्टमरी मोरालिटी है, यानी हमारी प्रथागत जो नैतिकता है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें एक मूलभूत सिद्धांत को लेकर के, ठीक है, जो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत रहा है समाज का, वैल्यू बेस्ड है, वो मूलभूत चीजें हैं, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमारे, क्या है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उस पर, रिलीजियस बुक है उससे संबंधित है, उस पर आधारित है। और इसमें रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, इन सब पर आधारित है, ठीक है, गीता हो गया। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण होगा। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, होती है, जैसे मान लीजिए मनुस्मृति की चीजों को लेकर के, जो एक हिंदू परिवार से संबंधित है या समाज से संबंधित है या जाति व्यवस्था से संबंधित जो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई है, वह एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ की जो चीजें हैं वह बहुत हद तक हमें आज भी क्या करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यह जो गीता का पंक्ति है वह क्या है, हमें आज भी गाइड करता है कि कर्म आप करो, आपके अधिकार में कर्म है, फल नहीं है, फल की चिंता मत करो। आज भी महत्वपूर्ण है, फल की चिंता आपको नहीं करना है, फेल्योर के बारे में नहीं सोचना, आप बस केवल काम कीजिए, आप सक्सेस भी होंगे। सदा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलेंगे तो सत्य बोलना कल भी उतनी ही महत्वपूर्ण बातें थी, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो या श्रवण कुमार हो, कि कहानी से उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वह आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सत्य बोलना हमेशा फायदेमंद होगा। एक संतुलन बना हुआ है, जैसे ब्रह्मांड विभिन्न खगोलीय पिंड एक बैलेंस के साथ एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है, प्रभावित कर रहा है, चुंबकीय प्रभाव से जुड़ा हुआ है, उसी ढंग से सत्य भी है। पूरा बिजनेस, व्यापार, पूरी इकोनॉमी, पूरी इंटरनेशनल डायस्पोरा, आप देखेंगे कि वहां पर बातों का वैल्यू होता है। शब्दों में भी, वचनों में भी किसी ने कुछ बोल दिया, लेन देन है, कुछ भी है, तो सत्य बोलना हमेशा फायदेमंद है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक अविश्वास का माहौल हो जाएगा। तो यह हमेशा इंपॉर्टेंट है। सत्यम शिवम सुंदरम, कितनी अच्छी बातें कही गई है। तो हमारे धर्मों की बहुत सारी चीजें जो हैं वह अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीजें या एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि मुख्य रूप से जाति प्रथा जैसी चीजें, महिलाओं की इक्वलिटी के विरुद्ध जो चीजें वहां पर है या जो प्रथाएं डेवलप हुई है। जैसे मान लीजिए क्या है, मुस्लिमों में बात करें तो वहां पर कहीं न कहीं हदीस और कुरान शरीफ है, हदीस है, शरीयत कानून है, उसको आधार बना करके, हालांकि कुरान नहीं कर सकते, उसको आधार बना करके कहीं कहीं लोग ट्रिपल तलाक की बातों का विवेचना करते हैं, उसकी इंटरप्रेशन करते हैं कि वहां से आया है या वहां से हम गाइड हो रहे हैं। सच्चा जो है अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन क्या वर्तमान समय में ट्रिपल तलाक को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, जबकि वह कहीं न कहीं धर्म का सहारा लेकर के ट्रिपल तलाक की बातें, प्रथा डेवलप हुई है, कहा जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जहां पर पुरुष और महिला दोनों को बराबर माना गया आधुनिक संदर्भ में, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें, आपको इसमें ढेरों सारा उदाहरण देकर के आपको समझाना होगा। आप बेहतर है कि आप पहले एक्सेप्टेबल वाली चीजों को दिखा दें, या पहले आप जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है रिजेक्टेबल वाली चीजों को आप दिखाइए, फिर एक्सेप्टेबल वाली कुछ चीजों को आप दिखाइए और बाद में उसको कंक्लूड कीजिए, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्सेप्टेबल और कैसे रिजेक्टेबल वाली चीजें हैं और कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ हम गाइड आधुनिक जीवन में इससे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है, आपका जो अनुभव है व्यवहारिक उदाहरण आपको देना है, न कि सैद्धांतिक केवल। ठीक है।